अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह एक जैसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, यहां लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो किधर की तरफ है, बताओ जरा, डायरेक्शन क्या है उसकी? 3 इंटू 10⁻³ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आई कैप, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर यहाँ ये माइनस होता, चाहे तो यहाँ होता या यहाँ होता, तो इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स की तरफ है और इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एक्स लिख दिया ना मैंने, तो आई कैप लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। एक स्क्वायर है जिसका जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। अब वाई जेड प्लेन क्या है? ये मान लो आप, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस कहाँ होगी? अगर मैं 3D में देखूं तो ये जेड एक्सिस होगी, ये क्या होगी? जेड एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो अब वाई जेड प्लेन कौन सा है? तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो जो कोऑर्डिनेट है, इनसे मिलने वाला प्लेन कौन सा है? ये। अब मैं कहूं एक्स जेड प्लेन कौन सा है? एक्स और जेड से मिलने वाला प्लेन ये। एक्स वाई प्लेन कौन सा है? एक्स वाई तो ये है ही। क्लियर है? तो कोई भी प्लेन आप देखोगे ऐसा आराम से पता चल जाएगा। तो उसने कहा कि जो हमारा स्क्वायर है उसका जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। तो वाई जेड प्लेन कौन सा है? ये। यानी कि स्क्वायर कहाँ रखा होगा? यहां, ऐसा, इसके पैरेलल। तो स्क्वायर कैसा रखा हुआ है हमारा? कुछ इस तरीके से। स्क्वायर है कुछ इस तरीके ऐसा रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है? इधर। एरिया वेक्टर इसका किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? वो भी तो इधर ही होगा। एरिया वेक्टर भी किधर होगा? इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। एंगल कितना है? 0 डिग्री। एंगल 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और स्क्वायर हमें गिवन है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर। साइड 10 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻1। इसका स्क्वायर कर दो, इतने मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। ये एरिया हो गया स्क्वायर का। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इसका फ्लक्स बताओ क्या होगा, इस प्लेन का फ्लक्स क्या होगा इस सिचुएशन में। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई एस कोस थीटा। ई का वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ और एरिया 10⁻⁻2 और एंगल है 0 डिग्री। तो कितना आया? 3, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 - 2 1। तो ये 3 करें, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 30, और कोस 0 की वैल्यू 1। तो आंसर कितना आया? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा फ्लक्स होगा। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। ई का वैल्यू, एस सरफेस एरिया, सब कुछ हमें पता था। बस यहाँ हमें जो समझना है वो एक छोटी सी बात है कि उसने कहा कि एंगल कैसे निकाल लो, कि सिचुएशन दे रहा हो तो एंगल बड़ी समझदारी से निकालना कि एंगल कितना है, किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है, आई कैप से पता चल गया। और जो इसका प्लेन है स्क्वायर का, वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, यानी कि कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो वो प्लेन ऐसे रखा है। तो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, 0 डिग्री। बी पॉइंट में क्या कह रहा है? व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ सेम स्क्वायर? कह रहा है यही स्क्वायर है, इसका फ्लक्स क्या होगा? इफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन, इस प्लेन का नॉर्मल क्या है? एरिया वेक्टर ही तो है। कह रहा अगर इस एरिया वेक्टर को, नॉर्मल टू द प्लेन को आप जो है 60 डिग्री पर रख दो एक्स एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा हो? 60 डिग्री, यानी कि कुछ इस तरह। तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर हमारा है वो कुछ किस तरफ है? वो इस तरफ है। एरिया वेक्टर इस तरफ है, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है? अब 60 डिग्री है। तो बस चेंज क्या होगा कि थीटा की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो फ्लक्स होगा, थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री। और फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे ई एस कोस थीटा। तो ई इंटू एस, ई की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁴
3 और s की 10 की पावर -2 और cos 60 डिग्री। cos 60 कितना आ गया 1/2। तो वैल्यू क्या होगी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बस हो गया, सिंपल है। तो फ्लक्स का नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14। इससे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है उसका नेट फ्लक्स क्या होगा थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, जो क्यूब है इसके प्लेन्स के पैरेलल फेसिस हैं उसके। तो क्यूब कुछ इस तरीके से रखी है, इस तरीके से एक क्यूब है वो इस तरीके से रखी, जैसे कि एक एग्जांपल में हमने किया था, इस तरीके से एक क्यूब रखी है। कह रहा है इस क्यूब का टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो क्यूब के कितने फेसिस पर फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल एक्स एक्सिस पर ही तो है इधर की तरफ, तो 2 फेसिस पर फ्लक्स होगा, एक इधर और एक इधर। अब यहां जो एरिया वेक्टर है वो इधर होगा और यहां जो एरिया वेक्टर होगा इस फेस का वो इधर होगा। 2 फ्लक्स होंगे, यहाँ φ1 और यहाँ φ2। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा देख लो। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो इस फेस पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री और इस पर कितना होगा थीटा 0 डिग्री। टोटल फ्लक्स निकालना है, फॉर्मूला यूज करो कि टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। टोटल फ्लक्स इक्वल टू φ1 का वैल्यू, ये तुम्हारा φ1 है ना, यहाँ इस फेस का जो फ्लक्स है क्या वैल्यू होगा ई एस कोस, अब कितना डिग्री है 80 डिग्री, ठीक है, प्लस अब इसका दूसरी फेस का फ्लक्स। अब दूसरी फेस पर जो ई है क्या वो यही ई होगा या अलग होगा, यही होगा, तो हमने ई को ही लिख दिया। सरफेस एरिया उसका ऐसे ही होगा, यही जो इधर यूज करा है, अलग होगा, यही होगा, एस भी यही होगा, चीजें सेम है ना, मतलब ई और एस तो सेम ही है, एंगल अलग है। कोस एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। अच्छा वैल्यूज देखते हैं, कोस 180 की वैल्यू -1 दैट विल बी माइनस ई एस, 0 डिग्री की वैल्यू 1 दैट इज प्लस ई एस। आंसर कितना आया 0। इसका मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, तो अगर सपोज 100 लाइन्स एंटर करती हैं इसमें इधर से, तो इधर से 100 लाइन्स बाहर निकलेंगी, तो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ये बाहर निकल गया। तो एंटर जो फ्लक्स एंटर करता है वो क्या होता है नेगेटिव, और जो बाहर निकलता है वो क्या होता है पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। बात समझ आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेटेड नेट फ्लक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। एक बॉक्स है हमारे पास, एक बॉक्स किसी भी फॉर्मेट में हो, कोई भी शेप साइज का एक बॉक्स है। कह रहा है इस बॉक्स का जो टोटल फ्लक्स है, जो टोटल कैसा फ्लक्स बताया आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स बेटा कैसा होता है पॉजिटिव, और इनवर्ड फ्लक्स अंदर की तरफ जो फ्लक्स होता है दैट इज नेगेटिव। सपोज वो कहता है इनवर्ड फ्लक्स है, यहाँ नेगेटिव ना लिखता तो उसने इनवर्ड लिख दिया ना, तो नेगेटिव नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको वहां जब फ्लक्स की वैल्यू लोगे तो किसमें लोगे नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव, लेकिन आउटवर्ड है तो पॉजिटिव ही है। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू इस पूरे बॉक्स की, टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमें दे रहा है। कह रहा है जो टोटल फ्लक्स है इस पूरे बॉक्स का वो कितना है, वो है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कह रहे इतना फ्लक्स है। अब ए पॉइंट पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर का जो टोटल चार्ज है वो कितना है। ऐसा करोगे टोटल फ्लक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी वैल्यू है 8 × 10⁻³ टोटल चार्ज निकालना है। एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओ, दैट इज एप्सिलॉन नॉट × 8 × 10⁻³। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू 8 × 10⁻³ तो आंसर क्या होगा 0.07 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, या हम इसे कह सकते हैं 0.07 माइक्रो कूलम। अब ऐसे तो लिखते नहीं, अब इसे कैसे लिखोगे, तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक संख्या छोड़ के, यानी कि यहाँ। अब मैं पॉइंट को इधर 2 प्लेस अगर बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे
दो नंबर्स मुझे क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज करने पड़ेंगे। तो यहां कितना होगा 7 इंटू 10⁻⁻8 गुना, तो इतना होगा, यही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टोटल चार्ज आ गया। अब बी पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर जीरो, अगर इस बॉक्स के बाहर का जो टोटल फ्लक्स है वो अगर जीरो है, वुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, क्या आप इस बात पर पहुंचोगे, ऐसा होने से अगर टोटल फ्लक्स इसका जीरो है तो क्या आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, टोटल फ्लक्स क्या है बॉक्स का, जीरो। तो क्या इससे हमें ये पता चलेगा कि इस बॉक्स के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर चार्ज नहीं है। हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल चार्ज क्या है, जीरो है, लेकिन चार्ज तो हो सकते हैं ना, हो सकता है कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या हो, नेगेटिव हो, तब भी तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा। तो चार्जेस तो हो सकते हैं, चार्जेस आर पॉसिबल, डाइपोल हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ये कंफर्म है। नेट चार्ज जो बॉक्स के अंदर है वो क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, नो, तो वी कंक्लूड दैट, नो, वी कंक्लूड दैट टोटल चार्ज इनसाइड द बॉक्स इज जीरो। टोटल चार्ज क्या है उसके अंदर, जीरो, टोटल चार्ज जीरो है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं हम कह सकते। क्लियर है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द स्क्वायर। तो अब देखो क्या कह रहा है, उसने कहा कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है, जैसे मान लो कि यहां इस तरह का एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर का जो साइड है, स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, कितना सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि ऐसे, तो ये स्क्वायर है, ये ऐसे स्क्वायर है, तो इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहां इससे बीच में यहां एक चार्ज रखा है, उस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर का फ्लक्स क्या होगा, ये बताओ। तो अगर मैं इस स्क्वायर को एक क्यूब के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दूं, स्क्वायर का क्या बना दूं, एक क्यूब, तो अगर मैं इसी स्क्वायर की एक क्यूब बनाऊं, इसी डायमेंशन की, तो ये जो चार्ज है वो उस क्यूब के किस जगह पे रखा होगा, तो सेंटर पे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर पे होगा। कैसे, मैंने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आ रही है, स्क्वायर है, स्क्वायर का जो साइड है वे क्या है, 10 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी क्या होगी, जब मैं इसकी क्यूब बनाऊंगा तो वो भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। ये चार्ज कहां रखा है, जो स्क्वायर का एक फेस है उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो कहां है उस क्यूब में, वो बिल्कुल सेंटर पर है। जो चार्ज है, जो इसके हिसाब से अगर मैं इसे एक क्यूब के फॉर्म में बना दूं, तो ये चार्ज उस क्यूब के सेंटर पर होगा। पूरी क्यूब का फ्लक्स इस चार्ज की वजह से कितना है वो हमें पता है, क्यूब तो एनक्लोज सरफेस है ना, तो किसी भी चार्ज की वजह से कोई चार्ज एनक्लोज सरफेस के अंदर रखा हो तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, पूरी एनक्लोज सरफेस का टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमें पता है गॉस के हिसाब से। अब वो उस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर रखा है, तो मुझे बताओ अगर उसमें से 600 लाइंस निकली तो हर फेस पर बराबर बराबर लाइंस जाएंगी या अलग अलग, बराबर बराबर जाएंगी, क्योंकि अगर वो सेंटर पे ना होता, वो चार्ज इधर होता या क्यूब किसी कॉर्नर पर होता, तो वहां उस जगह जो सरफेस है वहां से ज्यादा लाइंस निकल रही होती, दूसरी जगह से कम निकल रही होती, लेकिन वो उस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर है, तो जितनी भी लाइंस निकल रही होंगी हर एक फेसिस से बराबर बराबर लाइंस जा रही होंगी। तो हमने तो इमेजिन किया था ना इसे क्यूब है, लेकिन फ्लक्स तो एक ही सरफेस का पूछ रहा ना,
तो पूरी क्यूब को अगर मैं मान लूं तो उसमें 6 सरफेस है, उनमें से बराबर बराबर जा रहा होगा, और टोटल फ्लक्स कितना होगा सबका मिला के, क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस अकेली एक फेस का कितना होगा, 1/6 टाइम्स कर दो उसे, क्योंकि पूरे 6 की 6 सरफेस का जो भी है, तो एक सरफेस पर कितना हो रहा आ रहा होगा, 1/6। बात समझ आई? तो इसका आंसर बस यही है सिंपल सा, कि वो कह रहा है कि बताओ कि इसका फ्लक्स क्या होगा। तो इसका फ्लक्स क्या होगा, दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने इस क्यूब स्क्वायर को एक क्यूब की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये देखा कि जो चार्ज है वो क्यूब के कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एज वी ट्रांसफॉर्म द स्क्वायर in the form of cube, and we see that the charge is at the center of cube। चार्ज कहाँ है, क्यूब के सेंटर पर है। देयरफॉर इसीलिए जो फ्लक्स होगा वो इससे फेस का कितना होगा, इतना होगा। तो इतना होगा तो कितना होगा, 1/6 इंटू टोटल चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, दैट विल बी 10 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब कैलकुलेट करेंगे, या 2.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना फ्लक्स होगा। क्लियर है? ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस। सरफेस जो है कैसी है, क्यूबिक है। क्यूब है ना हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, एक क्यूब इस तरह की। ठीक, कह रहा है कि इस क्यूब के अंदर क्या है, इतना चार्ज है। टोटल चार्ज जो है क्यूब के अंदर जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम है। ठीक है, एट द सेंटर पर इतना है। क्यूब का जो एज है, कोई भी एक एज मान लो, जो साइड है वो साइड कितनी है, दैट इज = 9 सेंटीमीटर। ये साइड दी हुई है इसकी। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इसकी जो सारी सरफेसेस हैं उसका टोटल नेट फ्लक्स क्या होगा। सारी सरफेसेस मतलब जो सरफेस है मतलब क्या है, कि पूरी क्यूब का क्या होगा फ्लक्स। तो पूरी क्यूब के अंदर चार्ज इतना है, टोटल फ्लक्स पूछ रहा है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। जो साइड है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, अब क्यूब के अंदर जो टोटल चार्ज है बस उसी पर फर्क पड़ता है। अब वो चाहे क्यूब छोटी है या बड़ी है तो कोई अंतर नहीं आता है ना। तो कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -6 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आंसर कितना आएगा, 1.9 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जस्ट आप फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट चार्ज कोजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कह रहा है एक पॉइंट चार्ज है, उसने इतना फ्लक्स बनाया टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या है, ये हमारे पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है। क्या चार्ज की वैल्यू गिवन है, नहीं, चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन कोई चार्ज है। ठीक है, क्यू चार्ज है। अब उस क्यू चार्ज की वजह से जो फ्लक्स है वो कितना है, -1 इंटू 10 की पावर 3। तो टोटल फ्लक्स हमें दिया है, टोटल फ्लक्स जो है वो इतना है, -1 इंटू 10 की पावर 3 को -10 की पावर 3 कह दो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इस तरह है। इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक जो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ए में पूछ रहा है, व्हाट इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल। अगर इस रेडियस को मैं क्या कर दूं, अब यहां से डबल कर दूं, एक डबल रेडियस का एक स्फीयर बनाऊं, तो क्या उसके फ्लक्स पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कह रहा हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, सेम फ्लक्स विल पास, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, ए पॉइंट जो है इसका आंसर क्या होगा, इफ वी डबल द रेडियस ऑफ स्फीयर देन देयर विल बी इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, कोई भी प्रभाव फ्लक्स पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसमें कोई तरह का एरिया आप वैल्यू आप चेंज करोगे एरिया की, या शेप साइज किसी एनक्लोज सरफेस का आप चेंज करोगे तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। एनक्लोज सरफेस का फ्लक्स केवल एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, कह रहा चार्ज की वैल्यू क्या है। तो फ्लक्स इतना है ना, टोटल एनक्लोज सरफेस का है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा। तो बी पॉइंट में टोटल फ्लक्स की जगह आप लिखोगे टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू -10⁻³ ठीक है। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, टोटल चार्ज निकालोगे, टोटल चार्ज कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, दैट इज -10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये आ गया -8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। कैसा होगा चार्ज, माइनस में होगा क्योंकि फ्लक्स माइनस में है, नेगेटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, समझ आई बात, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, मेटेलिक है ना, कंडक्टिंग है ना, कंडक्टर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हैज अननोन चार्ज, इस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज दिस, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इस पर कोई चार्ज है नहीं पता, क्या है, इस पर कोई चार्ज है नहीं पता। कह रहा यहां से 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहां पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इस पूरे की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी तरह की कोई सरफेस है, उस सरफेस पर कोई चार्ज है और उस सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा हो या दे रहा हो, तो आप क्या करोगे, इस पूरे स्फीयर को आप क्या मान लोगे, इज सेंटर्ड, दैट ऑल चार्ज स्प्रेड ऑन द स्फीयर इज सेंटर्ड एट इट्स सेंटर, उसके केंद्र पर सारा का सारा क्या है, सेंटर्ड, ऐसा मान लो। तो ये सारा चार्ज जो इस पर है उसके सेंटर पर आ गया। अब सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कुछ पूछ रहा होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, KQ/R², सिंपल ही है ना। तो वैल्यू क्या दी है उसने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड R की वैल्यू कितनी है, जहां पूछ रहा है जहां दी है वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू, R इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। रेडियली इनवर्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां वो कैसा है बेटे, अंदर की तरफ, यानी कि जो चार्ज है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये डायरेक्शन दी ना इसने, तो चार्ज की वैल्यू के लिए कैसी होगी, नेगेटिव होगी, वो बाद में यूज करेंगे। व्हाट इज द चार्ज, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला यूज करो, E=KQ/R²। क्यू की वैल्यू निकालनी है ना, तो Q = क्या यूज करोगे, Q = E, R इधर डिवाइड बाई K। E का वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू 10⁻³ R², R की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई K, K का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू पुट की, अब सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे बताओ, अब 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना आ गया, 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 और 3 कितना हो गया 1, 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, 1 और -9 -8। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे भी क्या आ जाएगा, एक 10 और आ जाएगा, तो अब कितना होगा 9, 10⁻⁻9। ठीक है, तो ये आ गया 15 इंटू 2 टू ज़ 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अब 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो 5 4 जा 20 बाई 3
इंटू 10 की पावर -9, तो कितना होगा? दैट विल बी 6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। और ये चार्ज आपका कैसा होगा? नेगेटिव में होगा, क्योंकि फील्ड कैसा है? रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर। हमारे पास एक चार्ज्ड स्फीयर है जिसका जो डायमीटर है वो गिवन है। चार्ज डेंसिटी को, अब स्फीयर हमारा है, कंडक्टिंग है, तो जो चार्ज है उसकी सरफेस पर ही फैल रहा होगा। तो डेंसिटी कौन सी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो जो गिवन है चार्ज डेंसिटी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा है, जिसकी वैल्यू है 8 इंटू 10 की पावर -5 कोलाम पर मीटर स्क्वायर। ये गिवन है, इसका डायमीटर वगैरह दिया है। ए पॉइंट है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पर चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, डायमीटर दिया है। तो स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर कितना है? 2.4 मीटर, यानी कि रेडियस कितनी होगी? 1.2 मीटर, ये रेडियस है। ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला लगाओ। सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज डिवाइड बाई सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया। टोटल चार्ज जो भी इस पे होगा डिवाइड बाई सरफेस एरिया। और किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। 4πr²। चार्ज की वैल्यू निकालनी है, Q इक्वल टू कितना होगा? 4πr² इंटू में सिग्मा। सारी वैल्यूज गिवन है। 4 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 1.2 का स्क्वायर और सिग्मा की 8 इंटू 10 की पावर -5। कैलकुलेट करोगे चार्ज हमारा होगा 1.45 इंटू 10 की पावर -3। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पर टोटल फ्लक्स क्या आ रहा होगा? फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ भाई, कितना होगा फ्लक्स? क्या यूज करोगे? फ्लक्स का टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। टोटल चार्ज की वैल्यू तो आएगी, टोटल चार्ज इतना है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज अब वैल्यू रखो 1.45 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बस वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो वैसा क्लियर हो गया, ये भी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में ना थोड़ा सा रिवीजन करो। देखो कि पहली एप्लीकेशन थी गॉस की, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? E = 2k λ/r, है ना, 2k λ/r, जिसमें कांस्टेंट वैल्यूज क्या क्या हैं? E है, लैम्डा है और R, तीन चीजें हैं। दो पता हो तो तीसरी निकल जाएगी। अब देखो क्या क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लैम्डा की वैल्यू दी है। क्या कह रहा है? लैम्डा कितना है? लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और आर की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और निकलवा क्या रहा है? अच्छा, लैम्डा नहीं है, दैट इज फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, 9 इंटू 10 की पावर 4 और आर की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, और निकलवा क्या रहा है भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो तीन चीजें तो हैं, ई आर लैम्डा, तो दो चीजें पता है, एक निकलवा रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, तो E = 2k λ/r। तो लैम्डा की वैल्यू निकलवा रहा है, लैम्डा बराबर क्या होगा? ER/2k। वैल्यूज पुट करो यहाँ, लैम्डा = E का वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ये नहीं 9 से 9 कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा 10 की पावर 2, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 कोलॉम पर